नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सिंह बेसबब के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो पांचवा दौर है, उस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में जो भाग लेने वाले हैं, वो उनका मैं परिचय करा दूं। राम कुमार जी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और लगातार वहाँ की जमीनी जो हकीकत है, उस पे नजर है उनकी। दूसरे हमारे साथी वाई एस गिल साहब हैं, और वाई एस गिल साहब भी लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत नजदीकी से भी देख रहे हैं, और इसमें वो तमाम भविष्य के सूत्र भी तलाश रहे हैं, जो शायद उत्तर प्रदेश दिखा रहा है। सब सिलसिलों पे हम बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पे। इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल मुद्दा और भी जुड़ गया है, वो है रूस और यूक्रेन का मसला है। तो उस पे हम एक अलग से हम चर्चा करेंगे। पांचवें दौर का जो चुनाव है, वो बहराइच से लेके क्या नाम है अपना, चित्रकूट तक, वो एक पूरा मतलब उत्तर प्रदेश को लंबी एक, जैसे चाकू से आप कर दीजिए, फाड़ दीजिए, उस तरह का पूरा एक पट्टी है। और उस पट्टी में जो बीजेपी का जो प्रदर्शन था, बहुत शानदार था पिछले पिछली बार। अभी जब चूंकि आज शाम तक जो तमाम इसको लेके जो विचार आ रहे थे, या लोगों के अपने अपने जो ऑब्जर्वेशन है वो बता रहे थे, वहां भी कह रहे हैं कि पश्चिमी हवा बह रही है। तो मैं राम कुमार जी से सीधे सीधे अब चलता हूँ। राम कुमार जी, एक बात आ रही है कि पश्चिमी बयार बह रही है, जी जी जो जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होते हुए। जी तो जी जी। उसमें कितनी सत्यता है, और क्या वाकई बीजेपी के लिए बुरे दिन आ गए हैं? मैं मतलब पश्चिम की जो चली थी हवा, वो हवा हम्म। लगातार वैसे ही बहती जा रही है। उसमें हवा में मुझे कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं हम्म। सहारनपुर से मैंने भी शुरू किया था चलना। सहारनपुर से हम्म। चलते हुए हर दौर का देखता हुआ मैं भी आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मुझे मैं पूरा जो है मैं देखा है मैंने ये। तो हर दौर में मुझे मतलब हवा दिखती जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का जो पूरा आंदोलन का जो पूरा वो जो हम्म। आंदोलन का असर बहुत ज्यादा था। और दूसरे हम्म। मुद्दे बहुत, क्योंकि आंदोलन सब मुद्दों पे आंदोलन बहुत तेजी से हावी था, और उसका एक चरित्र दूसरे तरीके का बन गया था। और पश्चिम उत्तर प्रदेश ने जो रास्ता दिखाया कि जो पश्चिम उत्तर पिछली बार मुजफ्फरनगर को इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट बनाया था कि वहां पर जो पूरा दंगा करा के पूरा उसका जो पूरा प्रदेश और पूरे देश के चुनाव में उसका फायदा फायदा उठाया था, उस कोशिश को अब की वहां अरे। की पॉलिटिकल समझदारी ने, और जो ट्रेडिशनली जिसको खाई को बनाया था, जो तमाम जगहों पे खाइयां बन गई हैं। लेकिन सल्यूट करता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को, किसान आंदोलन को, कि उन्होंने ये मतलब जो हिंदू और मुस्लिम, जाट और मुस्लिम इसके बीच जो खाई पैदा की थी, उस खाई को उन्होंने पाट दिया। और उसका जो एक असर पूरे प्रदेश के अंदर था, उस असर को भी बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया। जिसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ वहाँ के नेताओं को, जनता को, लोगों को, सबको मैं सल्यूट करता हूँ। उसका असर यहाँ पर भी दिखा। अब उसके दो उसका असर इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कौशाम्बी में परसों उन लोगों ने कोशिश किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद और कुछ इस तरीके के नारे और कुछ उस तरीके की कोशिश से किसी तरीके से कि कम्युनल टेंशन पैदा हो, कुछ हो। लेकिन वो कम्युनल टेंशन वो उसी जगह उन्होंने कोशिश की और उसी जगह दब करके रह गया। 2 कदम आगे वो नहीं बढ़ पाया वो। तो हम्म। वो इसीलिए नहीं बढ़ हम्म। पाया कि उसको हवा जब इधर से नहीं मिली, तो हवा आगे भी कहीं नहीं मिल रही। इसलिए पश्चिम के बयार, मैं इस सेंस में देख रहा हूँ कि पश्चिम के बयार ठीक तरीके से जो एजेंडे और मुद्दे थे, उन एजेंडे और मुद्दों को ठीक तरीके से आगे बढ़ा पा रही है। और जो उन्होंने एक जो दीवार पार्टी थी, वो जो खाही पार्टी थी, और खाही जो है वो पटती चली जा रही है, वो खाही कहीं बन नहीं पा रही है। इसको जी एक जी। सेंस में इस तरह देखेंगे, इसको एक सेंस हम्म। में इस तरह देखेंगे। दूसरा, ये जो एजेंडे हैं, इसको मतलब मैं ये कहता हूं, मैं जो पूरा जमीन पे देख रहा हूं
कि इस चुनाव को समाजवादी पार्टी के फेवर में जो पूरा चुनाव जा रहा है, इसके 2-3 कारण हैं। और ये समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि ये जनता चुनाव लड़ रही है। जनता वर्सेस बीजेपी चुनाव हो गया है, ये समाजवादी वर्सेस बीजेपी। मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मान रहा हूँ, मतलब हो तो वही रहा है, लेकिन मैं सिर्फ नहीं मान रहा हूँ। क्यों? कि इस पूरे दौर में जो कांग्रेस ने जो लिंक पर क्लिक करिए। हाँ जी। कांग्रेस ने जो तमाम एक प्रतिरोध करके, मतलब जो प्रियंका गांधी ने प्रदेश के अंदर तमाम एजेंडे खड़े किए थे, तमाम मुद्दे खड़े किए थे, वो तमाम चीजों को उसने जो बनाया था, वो जो स्पेस बनाया था, वो पूरा स्पेस का फायदा अखिलेश जी को मिल रहा है। जो विरोध का एक स्पेस उन्होंने खड़े होकर के जो बनाया था, जो विरोध का स्पेस अखिलेश जी ने नहीं बनाया था बल्कि उन्होंने बनाया था, उसका पूरा बेनिफिट अखिलेश जी को। क्योंकि अखिलेश जी मैदान में लड़ते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेस के पास स्ट्रक्चर नहीं, लड़ती हुई नहीं दिख रही है, इसलिए वो स्पेस का पूरा फायदा इनको पूरा मिल रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बसपा, क्योंकि इस बार जो है बसपा की जो पूरी जो बारे में एक हवा जो चली है कि वो भाजपा की बी टीम है, और बसपा को जो वोट देंगे, बसपा को पास जो वोट जाएगा, वो वोट जा करके अगर बसपा को जितनी भी सीटें जीतती, भाजपा को जितनी कम पड़ेगी, बसपा उसमें सहायक हो जाएगी। ये एक अंडर करंट गाँव तक फैला हुआ है। ये अंडर करंट गाँव फैला होने के वजह से जो माइनॉरिटी वोट में थोड़ा बहुत भी डिवीजन होने की संभावना थी, उस डिवीजन को रोक दिया है पूरी तरीके से इसमें। ये ऐसा कि बसपा अगर कहीं पर भी बसपा लड़ती हुई भी दिख रही तो भी माइनॉरिटी वोट उसके साथ नहीं जा रहा है, वो माइनॉरिटी वोट गठबंधन और उधर दूसरी तरफ जा रहा है। एक तो पॉइंट ये जो है काम कर रहा है जमीन पे। दूसरा ये कि एक मंडल, मतलब एक एजेंडा ये भी चल रहा है कि ये चुनाव जो पार्टी नहीं चला रही, लोग चला रहे हैं, लोगों के बीच के एजेंडे हैं ये, कि ये चुनाव मतलब संविधान वर्सेस मनुस्मृति चुनाव है। एक एजेंडा ये भी गांव में हमें सुनने को मिला, भाई ये चुनाव संविधान वर्सेस मनुस्मृति चुनाव है, और ये चुनाव को इस तरीके से देखा जाना चाहिए। इसलिए सारी पार्टियों के सारे उसके भेदभाव भुला करके आपको इस समय जो है हमें जो डेमोक्रेटिक फोर्स, जो डेमोक्रेटिक स्पेस को बना रख सकता है, बचा रख सकता है, सब कुछ कर रखता है, ऐसी ताकतों को जिताना चाहिए। उसमें मतलब कांग्रेस भी है, उसमें सपा भी है, उसमें जो है ये बसपा भी है, तो इनको हरा के इसको जो है लाया जाए। तो उसमें बसपा और कांग्रेस लड़ती हुई नहीं दिख रही, इसलिए सपा के साथ सब जो है लोग उसके साथ सपक खड़े हैं। तो सपा को जो बसपा को भी वोट देता था, एक मेजर वोटर बसपा वहीं पर अपने वोट को रोक पा रही है जहां पर वो सीधे फाइट में है। जहां सीधे फाइट में नहीं है, वहां बसपा का भी वोटर सपा के साथ जा रहा है पूरी तरीके से, और वो इसलिए जा रहा है कि जो है उसको यहाँ पर देख कि भाजपा को रोकना है। तीसरा एक डिबेट दलित इंटेलेक्चुअल्स में ये भी चल रही है कि ये जो पूरी लड़ाई है, बीजेपी को पार्टी नहीं मानते हैं, बीजेपी आरएसएस का एक विंग है। आरएसएस का विंग होने के साथ साथ आपकी फाइट पूरी आरएसएस के साथ है, आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ है। आरएसएस की आइडियोलॉजी वो एंटी दलित, एंटी माइनॉरिटी, एंटी जो है वो बैकवर्ड वो है। इसलिए ये जो जिस पूरी परिकल्पना के आधार पे आरएसएस का जो पूरा निर्माण हुआ था, उस निर्माण की अवधारणा के खिलाफ आपकी लड़ाई है। इसलिए लड़ाई आपको आइडियोलॉजिकल लेवल पे लड़नी, आपको आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के लड़नी है। आप एक नेता को बनाने के चक्कर में डेमोक्रेसी का हत्या न कर देते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी बचाओ अभियान इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी बची रहेगी तो अपना नेता हम कभी बना लेंगे। एक डिबेट ये भी मतलब जो है हमें सुनने को, देखने को हमें जो है इस पूरे दौर में वो मिली है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट ये इसमें है कि मंडल वर्सेस कमंडल का भी एक चल रहा है मामला, कि मंडल वर्सेस कमंडल भी जो है लड़ाई, कि वो मंडल वाली जातियां जो इन्होंने हिंदू बनाई थी, जो हिंदुआईकरण जिनका किया था, वो हिंदुआईकरण से हट करके वो मंडलीकरण की तरफ फिर वापस आती हुई दिख रही मुझे। जैसे मैं मान के चलता था कि जैसे पटेल वोट है, ये जहां पटेल कैंडिडेट होगा वहीं टूटेगा, जहां पटेल कैंडिडेट नहीं होगा वहां वो भाजपा को जाएगा। सैनी वोट है, जहां पटेल कैंडिडेट है वहां, जहां सैनी कैंडिडेट वहां रहेगा, लेकिन बाकी जगह वो जाएगा। इसी तरीके से वो तमाम छोटी जातियां थी जो मान के लोग चल रहे थे कि भाजपा के साथ चली जाएंगी। वो सारी जातियों में टूट है और सारी जातियां पूरी तरीके से जब भाजपा
जब जब हम कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है, भाजपा सब कुछ हो रही है, वो सारी जातियों के अंदर टूट, और पटेलों के अंदर मजे का टूट मैंने पहली बार इस चुनाव में देखा। पटेलों के अंदर 50-50 का टूट जो है पटेलों के अंदर भी हुआ। वो तमाम जी छोटी जातियों का, निषाद पार्टी के जहां लड़ रहे, निषाद पार्टी के अंदर जो है, मतलब जहां निषाद पार्टी मजबूत लड़ रही वहां भी 30% की टूट है, और जहां निषाद पार्टी नहीं वहां 50-60-70% की टूट है। तो वो तमाम जो जाति संरचनाएं, जाति वो जो बनी थी, उनका एक मंडल वर्सेस कमंडलीकरण, जो हिंदुआईकरण हुआ था, वो जातियों को भी मैं वापस आते हुए मैं इसमें देख रहा हूँ। इसका फ्यूचर कैसे बनेगा, भविष्य कैसे बनेगा, क्या इसका वो होगा, लेकिन ये पूरे दौर में, इस पूरे दौर में हमें ये सब आइडियोलॉजियां टकराई हैं हमको, और ये सब जी। आइडियोलॉजी के लोगों ने हमें बात किया है। जी मैं एक थोड़ा महिला, सा इसमें, जी एक थोड़ा सा मैं इसमें करना चाह रहा हूँ आपसे कि कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि जनता आगे है और पार्टियां, जनता इन द सेंस जो जो वर्गीय जो चेतना है वो स्वाभाविक रूप से कहिए कि कोई पार्टी समझाए कि ये वर्ग है और ये है, लेकिन जनता अपने वर्गीय चेतना के हिसाब से कहीं आगे है, पीछे पीछे कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, या जो कहिए कि बहुजनों के हित के लिए जो पार्टियां हैं या बनी हुई हैं या उनको रिप्रेजेंट करती है, वो अभी पीछे रह गई, जनता आगे निकल गई। जी जी, मैं इस बात पे मैं जनता को, प्रदेश की जनता को मैं सलूट कर रहा हूँ पूरी तरीके से, कि पहली बार पार्टियों की सोच से आगे देश प्रदेश की जनता खड़ी हुई है, और वो खुद एजेंडा सेट करके लोगों को बता रही है कि भाई आप इस तरफ जाएं। अब यही पार्टियां तमाम जो है, ये जंगली जानवर, ये जो आवारा पशुओं के मामले को हल एड्रेस करते हुए डर रही थी पार्टियां। मैंने देखा पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, चौथे फेज में आते आते सबको एड्रेस करना पड़ गया। और जो इन्होंने गौ माता बनाया था, योगी जी ने गौ माता को गांव की जनता ने आवारा पशु बना दिया और सांड बना दिया। आवारा पशु और सांड में, गौ माता को आवारा पशु और सांड में नया एक नए तरीके की परिभाषा में ला करके खड़ा कर दिया। अब ये गौ माता नहीं रह गई, आवारा पशु हो गई, और जो है वो सांड हो गया है। तो अब कैसे इनकी टर्मिनोलॉजी को जनता ने बदल दिया है। ये जनता ने टर्म्स दिए हैं, ये टर्म्स पॉलिटिकल लीडर्स नहीं दिए। पॉलिटिकल लीडर्स इसको एड्रेस करने में घबरा रहे थे, कहीं ऐसा नहीं इसको एड्रेस करने जाए उल्टा गले पड़ जाए, लेकिन जनता ने टर्म्स दे करके और जबरदस्ती इसको एड्रेस करवा दिया। सब पार्टियां, इवन प्रधानमंत्री तक को बोलना पड़ गया इस पूरे इशू पे। तो मैं इस मामले में आपकी सहमत हूं कि जनता ज्यादा आगे है, और ये जनता का सोचने का जो तरीका है, ये एक फ्रेमवर्क में नहीं होता है। जैसे गाजीपुर में मैंने देखा, गांव के अंदर एक बिल्कुल गरीब बस्ती के अंदर झोपड़ियां पड़ी हुई, सब कुछ जो है, और कुछ उनके लोग बाहर काम करते हुए। हमने वहां महिलाओं से पूछा, वो दलित बस्ती थी, हमने महिलाओं से पूछा, हमका भाई जो है, और कुछ नौजवान लड़कियां खड़ी हुई थी, नौजवान लड़कियां बैठी हुई थी उस पूरी मीटिंग में। हमने कहा भाई मुख्य इशू क्या है? उन्होंने कहा मुख्य इशू है शिक्षा। हमने कहा शिक्षा क्यों? तो वो लड़कियां जो है, वो जो इंटरमीडिएट, कुछ हाई स्कूल इंटरमीडिएट में थी, उन्होंने कहा कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई जा रही, ऑनलाइन हमारे पास सुविधा नहीं है, और ऑनलाइन पढ़ाई में जो पढ़ा रहे हैं हमारी को समझ में नहीं आ रहा। कल जब हम नौकरी और कहीं पर जाएंगे तो लोग हमसे हमारे एग्जाम होंगे, उन एग्जाम में मैं क्या लिखूंगी, क्या होगी? तो एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने, कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना ये पॉलिटिकल, ये बदमाशी है और ये बहाना है, और दलितों को और ये जो पूरे वंचित तबके, इनको शिक्षा से बाहर करने का तरीका है। ये गांव में लोगों को समझ में आने लग गया। तो गांव में जब महिलाओं से पूछेंगे तो महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं के लिए आवारा पशु बहुत मुद्दा है, अब महिलाओं के लिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन महिलाओं की टॉप प्रायोरिटी में देखेंगे तो नंबर 1 पे शिक्षा है। और गांव में उन्हीं पुरुषों से पूछेंगे तो नंबर 1 पे उनके लिए आवारा पशु है। गांव में महिलाओं से तब जो है दूसरे नंबर पे आवारा पशु, तीसरे नंबर पे महंगाई, और चौथे नंबर पे आके दूसरे वो सवाल उठते हैं। तो ये कई चीजें मिल करके जो लग रहा है कि पूरी तरीके से इन्होंने लवलूप किया है। और ये 5 किलो राशन देकर, हाँ, मैं इस पे आएंगे हम, खास करके लाभार्थी वाला जो मसला है उस पर भी हम बात करेंगे। गिल साहब, आपने तमाम बातें सुनी, आपको बीजेपी के अलावा चाहे कांग्रेस की रैली हो या रोड शो हो, या बीएसपी की रैली हो, रोड शो हो, समाजवादी पार्टी की रैली हो, रोड शो हो,
हर जगह भीड़ दिख रही है और शायद जनता की उम्मीदें भी लग रहा है कि यही आ जाए। बाकी बीजेपी के तमाम रैलियों में, प्रोग्रामों में इवन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब वहां डेरा जमाए हुए हैं। बड़ी जोड़ तोड़ के कुछ कुछ, चूंकि प्रधानमंत्री की रैली है, थोड़ी कोशिश होती है कि सरकारी स्तर पे भी प्रयास करके वहां भरा जाए। तो ये जो पूरा एक जनता का विद्रोह है, वो कहीं देश के स्तर पे भी तो संभावना लग रही है क्या कि इस उत्तर प्रदेश में यदि हारे बीजेपी, तो पूरे देश से भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी का हारना जो लग रहा है काफी हद तक, जितने भी खबरें हैं, जैसे रामकुमार जी ने डिटेल बताई, बहुत तरीके से हर चीजों को डील किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी की हालत खराब हो रही, क्या कारण है उसके हालत के खराब होने की, उनका गिनवाया चीजों को। बीजेपी के पास क्या है कहने के लिए? बीजेपी अपनी बातें कहीं भी कुछ नहीं कह रही है, सिवाय लाभार्थी वाले मामले को लेकर। लाभार्थी नया शब्द इन्होंने गढ़ा, उसको बेनिफिशियरी, ऐसे के जैसे कि सरकार खैरात दे रही है। दुनिया भर में कोविड के जमाने में हर जगह सरकारों ने मदद की लोगों की, हमारे यहाँ सबसे कम मदद हुई है, उसको ये लोग लाभार्थी बना चुके हैं। जिनको मदद दी है, थोड़े से लोगों को, उनको लाभार्थी बना के पेश कर रहे हैं। अपना जो मिसमैनेजमेंट था पूरा, उसको छुपाने के लिए अब ये वोट के नाम पर कहाँ से कोविड को वोट से जोड़ना है? कोविड के लिए आपने जो सब कुछ थोड़ा सा मदद की थी लोगों को, वो कोविड के लिए था और उस कारण से मदद चालू है, और उसको आपने इलेक्शन के लिए 2-3 महीना बढ़वा दिया। उससे क्या है कि किस तरह से लोगों को पेश करते हैं, लोगों का नजरिया क्या है, ये नजर आता है। पर ये जैसे अभी बात हो रही थी, जैसे रामकुमार जी ने कहा कि लोगों ने टेक ओवर कर लिया है, लोग पार्टियों से आगे जा रहे हैं, उनकी समझ लोगों से आगे चली गई है। मैं उसमें ऐड करना ये चाहूंगा कि अब ये पार्टियां जो जीतती हुई हैं, उनको लोगों की बात सोचनी पड़ेगी। पहले यही पार्टियां, मैं चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किया सही मायने में। अगर किया होता तो कभी भी बीजेपी नहीं आती। बीजेपी का जो आने का मामला था, उसका एक बड़ा कारण था कि लोगों में जो पूरी तरह से डिसइल्यूजन थे लोग, कि उनको परेशानी थी कि कुछ नहीं हो रहा है, ये पार्टियां सब बराबर है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि सब बराबर है, सब कोई कुछ नहीं करना चाहता है, कोई कुछ नहीं करता हमारे लिए। ये जो एक मसला है, इस पर अब पार्टियों को जो प्रेशर है, जो लोगों का एक जबरदस्त प्रेशर बिल्ट हुआ है, जिसके चलते लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो लोग अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आशा भी करते हैं कि कल तुम आओगे तो करोगे क्या। वो चाहे अखिलेश हो या कांग्रेस ने भी जो बातें कही हैं, या जो भी पार्टी पावर में आती है, अखिलेश का यहाँ आना, दूसरी जगह में दूसरी पार्टियां का आना, वो जो पार्टियां आएंगी उनको अब सोचना पड़ेगा कि लोगों के लिए काम करना होगा। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो अभी इलेक्शन में एक तरफ लोग बड़े पैमाने पर बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, तो साथ में एक और खतरनाक चीज है कि बीजेपी के साथ भी बहुत लोग खड़े हैं। एक तबका है, काफी बड़ा तबका, खतरनाक ढंग से बड़ा तबका, जो कि बीजेपी के साथ है, और वो उसकी हर गलती को माफ करने के लिए तैयार है। उसकी हर गलती पर वो कहते हैं महंगाई तो सब जगह होती है, छोटा जानवर तो हर जगह घूमता, पहले भी घूमता था। हर मामले पर किसी तरह से भी बात मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बिल्कुल कुछ भी हो, बीजेपी ठीक है। ये जो एक खतरनाक ट्रेंड है, जिसमें क्या है कि हमारे एक सीधा साधा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है लोगों का, दो तबका लोगों का। हालांकि बड़ा तबका जो है वो उससे पीड़ित नहीं है, उससे अलग है। बड़ा तबका सीजेबल लोग, मगर एक काफी न बड़ा तबका जो कि अपर कास्ट का मेजर तौर पर है, और उसमें दूसरी कास्ट भी है, वो सब मिलकर बीजेपी को जिस तरह डिफेंड कर रही है, इससे एक साफ इंडिकेशन लगता है कि हम फांसीवाद के रास्ते में जा रहे हैं। फांसीवाद का जो रास्ता है, उसमें क्या होता है कि एक बड़ा तबका लोगों का वो फांसीवाद की भाषा बोलने लगता है, वो फांसीवादी ताकतें हैं उनकी भाषा बोलने लगता है। उनकी भाषा बोलने में दो तरीके होते हैं। एक तो उनके पीछे मैसिव सपोर्ट होता है, फांसीवाद अपने आप नहीं आता है, फांसीवाद के पीछे मैसिव सपोर्ट होता है एक बड़ा सरमाएदारी का एक बड़ा तबका जो कि बीजेपी के साथ है।
सरमाएदारी का एक बड़ा तबका आंख मूंद के बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। उनके मीडिया जो कंट्रोल करते हैं, मीडिया जिसके साथ है, एक बात साफ होनी चाहिए कि मीडिया जिसके साथ है उसका मतलब सरमाएदार उसके साथ है। मीडिया अगर मीडिया साथ नहीं है तो सरमाएदार साथ नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल है कि अमेरिका में ट्रम्प, उसमें फांसीवादी ट्रेंड थे, उसकी फांसीवादी कोशिशें थे, कई कोशिशें जो फांसीवादी कही जा सकती है, एंटी ब्लैक, प्रो वाइट, उस तरह के उनके बहुत से ट्रेंड्स थे। पर मजे की बात है कि मीडिया में उसका सपोर्ट नहीं था। मीडिया जो सरमाएदारी मीडिया है, जो सरमाएदारों का मीडिया है, जो कंट्रोल करता है मीडिया है, नो डाउट वही कंट्रोल करते हैं, वहां तो 100% कंट्रोल करते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं, तो उनका सपोर्ट नहीं था। वो फांसीवाद के लिए तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि हम अमेरिका ऐसे ही दुनिया को लूट सकता है कूट के, अपने घर में हमें फांसीवाद लाने की क्या जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं। मगर हमारे यहाँ पर जो फांसीवादी ताकतें सर उठा रही हैं वो है सरमाएदारी तबकों का सपोर्ट के चलते। सरमाएदार उनको बैक कर रहे हैं, वो जबरदस्त ढंग से बैक कर रहे हैं, और उनका नैरेटिव जो है वो नैरेटिव चलने लगा है, सो कॉल्ड हिंदू नैरेटिव। सो कॉल्ड जो हम हिंदू हैं, हम सताए गए हैं 500 साल से, पता नहीं कितने साल से, अब अचानक हमारे को बहुत फायदा हो गया। आज़ादी मिलने के बाद भी हमें सताए जाते थे। मुसलमानों को इतना ज्यादा उनका तुष्टीकरण होता था। तुष्टीकरण मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या होता है। तुष्टीकरण क्या होता है? वो क्या है कि किसी को माने जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज को दुनिया भर में मदद किया जाता है, माइनॉरिटी के लिए हर तरह के इंतजाम किए जाते हैं। जो एफर्मेटिव एक्शन की बात है माइनॉरिटीज के लिए कि जो लोग जिनका तबका कम है उनकी जो भावनाओं का ध्यान रखा जाए, इन चीजों को, इसको तुष्टीकरण कहाँ से हो गया? और जो पूरा पेश किया जाता था कि मुसलमानों से डर के जीते थे, जो हिंदू है बेचारा डर के जीता था मुसलमानों से। ये तो मुझे आज से समझ नहीं आया कि मुसलमानों से डर के जीता कौन सा हिंदू जीता था, जबकि हिंदू की तादाद है, हिंदू मिलिट्री में भर्ती है, हिंदू पुलिस में है। जब भी अगर मुसलमान कुछ करता है, अगर दंगा होता है तो सबसे पहला अटैक मुसलमानों पर होता है, जो कि मिलिट्री पुलिस खुद करती है, क्योंकि वो भी उस वायरस से पीड़ित है, कम्युनलिज्म के वायरस से। तो हमारे यहाँ पर जो स्थिति है आज, ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, इस इलेक्शन को जीतने की लड़ाई नहीं है, इलेक्शन के बाद एक लंबी लड़ाई चलेगी, जो कि वो जो ताकतें हैं, जो फांसीवादी ताकतें हैं, वो जो तक अब काफी हद तक उनको ताकत मिल चुकी है, वो पूरी तरह से कब्जा नहीं किया उन्होंने, मगर कब्जा कर लिया है। उसका जो रीजन है, उससे एक बड़ा खतरा सामने है, जिसकी लड़ाई आने वाले दिनों में जो पार्टियां हैं जो जीत रही हैं वो उसको समझे कि जीतना खाली जीतना नहीं है, अब ये फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना है। अब जैसे अखिलेश से किसी की इंटरव्यू में सुन रहा था, अखिलेश ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, मैं जो योगी कर रहा है उसने अपने केस वापस लिए हैं, अगर कोई अपील करेगा कि केस वापस गलत ढंग से लिया गया है तो मैं उस केस को खोलूंगा। ये जो बड़ा डिफेंसिव ढंग से बात करना है। सवाल है कि योगी के राज में सरकारी गुंडागर्दी हुई है, वो सरकारी गुंडागर्दी जो है गैर संवैधानिक है, उस पर सीधा एक्शन होना चाहिए। आपने जो कहा ठोक दो, जो आपने शब्द इस्तेमाल किए ठोक दो, उस पर कानून लागू होना चाहिए। कानून के मुताबिक आपके कहने पर ठोका, किसने ठोका? पुलिस वाले ने ठोका, पुलिस वाला तो जेल जाएगा ही, और आपको भी साथ में जेल जाना होगा। अगर वैसे कोर्ट का कहना है कि इस तरह के मसले में, क्योंकि फर्जी एनकाउंटर के मसले में जो मारा जाता है, कोर्ट ने साफ कहा है कि उसमें फांसी होनी चाहिए पुलिस वालों को, और पुलिस वालों को जो ऑर्डर देता है उसको भी क्या उसको होना नहीं चाहिए। तो सवाल है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तीखी होगी, शार्प हो जाएगी। अब इसको अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इधर उधर की बात ना करके सीधी लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। जी अक्सर एक शब्द सुनते हैं हम, उसमें कहा जाता है कि ये सोनिया गांधी ने 2004 के इलेक्शन में एक गलत काम कर दिया था। 2004 इलेक्शन के दौरान, कुछ उसके बाद के इलेक्शन में शायद, तो ये गलत कर दिया था कि मोदी को उसने डायरेक्ट अटैक किया था, वो कातिल है या वगैरह वगैरह, इस तरह कुछ कोई शब्द में याद नहीं आ रहा, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया था। तो वो जो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, उससे क्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ कि लोग भड़क गए। ये फैंटास्टिक आइडिया है, ये नॉनसेंसिकल आइडिया है बिल्कुल। सवाल है कि सीधे अटैक करना जरूरी है,
और जो जैसा है उसे वैसा पेश करना होगा कि हमारा देश पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान बना था धर्म के आधार पर, हम बने हैं सब धर्मों को साथ लेकर, सारे आइडियाज को साथ लेकर चलने वाले मुल्क है। हमारा एक सेकुलर नहीं, पाकिस्तान भी, जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, वहाँ भी कम से कम तमाम आवाजों को, विरोध की आवाजों को भी लोग सुनते हैं, और अलग अलग। हाँ, लेकिन यहाँ वहाँ पर अभी बहुत फर्क आया है। वहाँ पर खासतौर पर हिंदुओं को अभी क्या है कि मैं देख रहा था, एक हिंदू लड़का जो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया है फौज में, सिपाही है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया है, अफसर था, वो हिंदू है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान में। तो कहने का मतलब है कि वो चीजों को अब उसको तुष्टिकरण है, वो एक अलग वो एक अलग चीज है, लेकिन जिस तरह का मतलब कहने का पाकिस्तान ने भी अपना रास्ता देखा कि हम ये सेक्युलर रास्ते में कहीं ना कहीं से आने की कोशिश उसकी भी है, उसकी भी है। हाँ, पाकिस्तान ने बाकायदा सफर किया है। जो जब वहां पर फांसीवादी एक तरीका अपनाया था, जो मिलिट्री रूल था, मिलिट्री रूल फांसीवादी रूल होता है, मिलिट्री रूल ने कोशिश की थी कि बदमाशी करने की, जो उन्होंने मुसलमानों को, जो मुसलमान होने के बाद जो बंगालियों को दबाने की कोशिश की, तो उसके बाद खिलाफ में एक बड़ा आक्रोश पैदा हुआ। ये हमारे जो सो कॉल्ड रूलर्स हैं, इनको याद रखना चाहिए, जो पाकिस्तान में एक छोटा नक्शा था, छोटा वो ट्रेलर था, जो रिवोल्ट था बंगालियों का, कि हम मुसलमान के अलावा बंगाली पहले हैं, हमारे यहाँ पर अगर होगा तो क्या होगा, ये सोचना होगा। जो अलग अलग जातियां हैं, जो खासतौर पर जो जिनको जन्म से कुचला गया है, ऐसी जातियां जो बहुजन जातियां हैं, इनको कुचला गया है जन्म से, वो जब खड़े होंगे, वो जब खड़े होंगे, जो उनका रिएक्शन जो होगा वो फिर बहुत लंबा होगा। जी, ठीक है। अभी हाँ, मैं थोड़ा, राम कुमार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ गए हैं नित्यानंद गायन साहब भी, पत्रकार हैं और काफी गहरी नजर रखते हैं तमाम सामाजिक राजनीतिक जो स्ट्रीम चल रही है, धाराएं चल रही हैं उस पर। हाँ राम कुमार जी, आप बताएं। मैं कह रहा था, जो गिल साहब कह रहे, ये बात मैं कह रहा था कि जब मंडल वर्सेस कमंडल, और जब मनुस्मृति बनाम जो है संविधान, तो जो बात आप कह रहे थे उसी बात को मैं भी एक दूसरे वे में कह रहा था। और डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ तौर पे कहा था कि इस देश में जब कभी भी फासिज्म आएगा तो वो मतलब जर्मनी स्टाइल में, यूरोपियन स्टाइल में नहीं आएगा, यहाँ ब्राह्मणवाद के रूप में आएगा। और जब ब्राह्मणवाद के रूप में आएगा तो वो सारी जो है, जो ब्राह्मणवाद की जितनी भी बुराइयां हैं वो यहाँ पर थोपी जाएंगी, और कुछ वर्गों को, जो ब्राह्मणवाद जिस तरीके से कहता है, उनको मतलब जो है हाशिए के नीचे रखा जाएगा। तो जो बात आप कह रहे हैं गिल साहब, ये बात मैंने मतलब जो है गांव में लोगों को कहते हुए सुनी है। ये बात गांव के लोग समझ रहे हैं। गांव के लोगों ने, मतलब मैं उदाहरण देता हूं कि मैं प्रतापगढ़ में एक मीटिंग कर रहा था। प्रतापगढ़ में जो है एक मतलब जो टीचर था, टीचर से वो हमने कहा कि भाई आप बताएं क्या। उन्होंने कहा कि भाई ये वो दिन जो गुलामी के दिन थे सन 47 के पहले, वो फिर पुनः स्थापित करने की कोशिश पूरी सरकार कर रही है। ये दलितों, इस बार हाथी की पूंछ छोड़ दो और इस बार जो साइकिल पे सवार हो जाओ, डेमोक्रेसी बचा लो। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बात गांव के लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और वो अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने तरीके से। और जो मैंने कहा था कि अगर इसको ज्यादा खींचेंगे तो एक समाज में एक सिविल वार, कास्ट वार की तरफ जा सकता है मुल्क, ये बात उसमें अंतर्निहित था कि ये पूरी जितना जनता, जब हम कह रहे जनता ने अपने हाथ में नेतृत्व ले लिया, जनता ने अपने हाथ में कर लिया है, तो जनता इन सब मुद्दों से, सब चीजों से पूरी तरीके से अवेयर और तैयार है। और गांव में जो मैं कह रहा था कि पिछले 40 सालों में जो अपर कास्ट ने खोया है, उसको जूते के दम पे, कानून के दम पे, सारी दम पे स्थापित अपनी वो ब्राह्मणवादी सत्ता में, हिंदूवादी सत्ता को स्थापित करने के लिए उन्होंने जो है ये जो कार्रवाइयां शुरू की हैं, ये उनके साथ खड़े हुए लोग हैं जो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, जो हर कीमत पे चाहते हैं कि नहीं ये जो है सरकार रहनी चाहिए। तो वो उसका विभाजन मुझे साफ पूरे प्रदेश के अंदर दिख रहा है। और वो विभाजन, जब मंडल वर्सेस कमंडल की बात हम कह रहे हैं, वो जो है जब हिंदुईकरण से जातियों का मंडलीकरण हो रहा है, जब मैं वो बात कह रहा हूँ, तो वो बात जो इनके जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को
लोग बेहतर डीप रूटेड गांव तक समझ रहे हैं। मैं ये बात जी जी, कहना मतलब व्यवहार में समझ रहे हैं। नित्यानंद जी, आप हमसे जुड़ गए हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट म्यूट है, मोबाइल आपका म्यूट है। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि मैं बाहर हूँ, 2 गाड़ियां जा रही है, उसके बाद मैं बोलता हूँ। 2 गाड़ियां निकल जाए, मैं बात करता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। जी जी, गिल साहब। जी हाँ। मैं बोल रहा हूँ, होल्ड कीजिए, बस ये गाड़ी पास हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाँ निकलना है, हाँ, मैं बोल के निकलूंगा। अच्छा अच्छा, आप हाँ, कहीं शटर पे दिखाई दे रहे हैं? हाँ, नहीं, अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी, एकदम एकदम। अच्छा, हाँ, मेरी आवाज आ रही है। तो मैंने पहले तो सभी को लाल सलाम, जितने साथी हैं, गिल जी साहब जी, हैं, राजकुमार आप हैं। हाँ, देखिए, जो राजकुमार सर ने उससे पहले गिल सर ने जो कहा है, वो मैंने सुना है। एक्चुअली हम्म, हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं तो फील्ड में हूँ, आप जान ही रहे हैं, मैं आंदोलन में भी रहा। हम्म, हम्म, ये जो चीजें हम कह रहे हैं, ये चीजें अपनी जगह पर सही हैं, गलत नहीं है। जैसे आज ही मैं अजीत अंजुम का एक वीडियो देख रहा था, जो इलाहाबाद पश्चिम या दक्षिण के, उसको वो बाहर वो कर रहे थे। मैंने कमेंट भी उसमें किया कि आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं, उससे बाकी मतदाताओं पे पाप पड़ेगा, क्योंकि वो पूछ रहे थे किसको दिया, और सबके सब कह रहे थे बीजेपी को। तो मैंने कहा कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, और इस तरह की चीज आपको लाइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइव करने से दिक्कत ये होता है कि जो लोग वोट देने जा रहे हैं, मान लीजिए मोबाइल सबके पास है, उसका असर पड़ता है कि हम विकास को चाहते हैं, हम रक्षा चाहते हैं, हिंदू चाहते हैं, फला चाहते हैं। और उसमें सिर्फ पंडित नहीं थे, उसमें दूसरे वर्ग के लोग भी थे। मेरे दूसरे साथी जो कैराबाना दूसरी जगह काम करते हैं, वो भी लगातार इस तरह के काम करते हैं, आपने देखा भी होगा। यही काम मैंने बंगाल इलेक्शन के टाइम पे किया था। आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने फेसबुक पे लिखा था कि टीएमसी विल लीड, लेकिन ग्राउंड में हमको कुछ और चीजें मिल रही थी। इनफैक्ट जो वामपंथी थे, वो भी यही कह रहे थे कि नहीं, टीएमसी हार रही है, बीजेपी आ रही है, हम उनसे निपट लेंगे। तो ये जो चीजें हैं, हालांकि सबको ये मालूम है कि मैं खुद वामपंथी विचारधारा का हूँ, और फला हूँ, और ढिमका हूँ। उसके बावजूद जो एक जो राजनीति करते हैं इस तरह की, जैसे मैं आपको बता दूं, ये गिल सर जानते होंगे, मैं कांति गंगुली के क्षेत्र में गया था, सुंदरबन में, है ना। और आपने खुद देखा था, मैंने वो रिपोर्ट की थी, जिसमें मैंने लिखा था कि एक प्रचार इनका नहीं हुआ था, इन्होंने कहीं अपना पोस्टर तक नहीं लगा था, इनका झंडा भी नहीं लगा हुआ था, है ना। यूपी के में भी यही है कि कांग्रेस का और तमाम जगह पे भीड़ आपको दिख रही है, चीजें कर रही है, लेकिन ग्राउंड से आप जाएंगे, फ्री राशन, मैं शहरी, मतलब जो शहरी वो है, उसमें तो बहुत ज्यादा है कि फ्री राशन वाला जो है वो है ही है। उसके अलावा जो ये कहते हैं ना कि गुंडई से छुटकारा मिल गया, हम लोग चलते हैं, चैन नहीं छिनता, ये नहीं छिनता, ये एक महिलाओं पे ये बहुत ज्यादा ये डाल दिया गया एक। और वो क्या है ना कि आप जानते कि ना, पुरुषों की तरह सवर्ण में महिलाओं का भी एक वर्चस्व चलता है, क्योंकि उनकी सोसाइटी और उनकी चीजों में। गांव में अलग है। जैसे मैं आज ही का सुबह मेरी जो है दारापुरी साहब को आप जानते हैं, यूपी में जिनको जी पकड़ा जी, गया, तो जी जो है मेरी हाँ हाँ सर, दारापुरी जी जी, साहब पता है। 20 मिनट तक बात हुई। आज सुबह मेरी दारापुरी साहब से बात हुई। मैंने उनसे कहा, उनको भी होप है कि सरकार बदलेगी और चीजें होंगी, लेकिन एक पत्रकार के नाते उन्होंने कहा कि शहर में इसका प्रभाव है और गांव में बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप देखें, गांव में मैनिपुलेट करने के लिए बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है, ये आप जानते हैं कि बीजेपी करती क्या है। बीजेपी धर्म का कार्ड खेलती है, और धर्म का कार्ड पूरी तरह खेला जाता है। उसमें हुआ क्या था, एसपी है जो समाजवादी पार्टी है, उसकी चीजों को समझे कि समाज ने पूरे 5 साल से कोई काम नहीं किया, मतलब इलेक्शन के लिए पर्पस से अखिलेश यादव या कोई बाहर नहीं आए। अभी भी जो हुआ इलेक्शन से पहले तक कि किसी को टिकट देना तो अखिलेश करेंगे, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो अखिलेश करेंगे, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। उसको कौन करेगा? जैसे आज सिंह मैं देख रहा था, वो हमारी समकक्ष हैं, और उनको मैं देख रहा था मिला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि उनको पुलिस वालों ने रोका और उनके साथ बदतमीजी की बीजेपी वालों ने। आप मुझे बताइए कि ऋचा सिंह को कितने लोग जानते हैं? आप खुद जानते हैं, जी आप भी जान रहे हैं कि उनका एक बेटी है जिसकी, लेकिन मुख्य तरह के जो नेता हैं, जो रहे हैं, कोई जैसे हमारे यादव जो रिहाई मंच के हैं, वो भी एक कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि संविधान और तमाम चीज अपनी जगह पर है,
लेकिन ग्राउंड पे जो रियलिटी हो रहा है वो खेल, अब मुझे मान लीजिए मीडिया की, गिल सर मीडिया की बात कर रहे थे, एक्चुअली इट इज नॉट मीडिया, इट इज कैपिटलिज्म, पूंजी की बात हो रही थी। मीडिया की बात तो ये पूंजी का खेल था सारा, मीडिया कुछ नहीं, मीडिया तो है, उसको हम मीडिया क्यों कह रहे हैं? मीडिया तो हिम्मत सिंह है, मैं हूँ, आप हैं, हम चारों लोग मीडिया के लोग हैं, हम लोग मीडिया है, लेकिन हमारे पास मास नहीं है, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। वी आर द मीडिया, वी आर द रियल मीडिया, वी आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट। तो हम लोगों ने तो मीडिया का जो कर रखा, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि सब हार गए, अब जो है यूक्रेन को बचा, हेमा मालिनी जाके प्रचार करे कि यूक्रेन को बचाने के लिए भाई उनको कहा गया है मोदी साहब को। आप मुझे बताइए, जो बहुत ग्राउंड लेवल का जो है ना, जो साइकोलॉजी पे जो बात हो रही है कि ये व्यक्ति बहुत महान है, उसको इससे पहले वेंकैया नायडू तक ने उसको कहा कि ये देवता का अवतार है, मतलब भगवान का अवतार है ये। अब इसको आप कहें कि दलित, जिसको हम कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा, हम लोग कहते हैं कि दलित जो है वो हिंदू नहीं है, लेकिन जो दलित है वो आपने भी राम की फोटो लगा के मुंह वो जलाता है, ये भी हमको वाले में जो लोअर क्लास का है, जो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, वो भी भगवान को मानता है। ये बात हम और आप जानते हैं, हालांकि मंदिर को नहीं जाने देते। भाई लड़ाई किस बात की? अगर वो हिंदू ने तो मंदिर काहे जाने के लिए लड़ाई होती है, दलित को नहीं घुसने दिया तो नहीं, लेकिन जी जी, ये आपकी बात से कुछ 2-3 सूत्र निकल के आ रहे हैं। राम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नित्यानंद जी जो बात कह रहे हैं, ये बात पिछले 2013 से जिस तरह से पूरा एक नरेशन बीजेपी लेके आ रही है, और वही नरेशन आज भी कायम है। और आप कह रहे हैं कि जो दूसरे आर्थिक जो कारण है उसकी वजह से लोग बीजेपी से नाराज हैं, तो क्या ये दोनों एक साथ चल पाएंगे क्या? इनका मंदिर तो कहीं चल नहीं पाया, न राम मंदिर चल पाया, न इनका अयोध्या कॉरिडोर चल पाया, न इनके जो है कृष्ण जन्मभूमि चल पाई। इस बार तो कुछ चल ही नहीं रहा इनका। और इनका जो है जो और इस बार एक जगह भी मोदी और योगी अगर पूरे प्रदेश के अंदर राम मंदिर और अयोध्या और कॉरिडोर बता रहे हो तो बताओ, पहले 1-2 राउंड में कहीं कहे होंगे, बाद में अगर कहीं पूरे बताओ। एक जगह भी इन्होंने इस पे कंपेन किया, इस पे भी लड़ाई लड़ी, इस पे भी जो है उन्होंने बनाया, उनको खुद ही हवा निकल गई उसमें, सब उनकी जो है इस पूरे धर्म और धार्मिक पूरे कारणों की हवा निकल गई। तो वो जो है, ये ठीक है, धर्म एक चीज है, लेकिन भाई काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अब काठ की हांडी आप कितनी बार चढ़ाएंगे? एक बार चढ़ा ली, 2 बार चढ़ा ली, 3 बार चढ़ा ली। अब काठ की हांडी चढ़ा करके लोगों की ऐसी तैसी हुई जा रही है, लोग जो है मतलब जो सड़कों पे आए जा रहे हैं, रात भर लोग खेतों में पड़े हुए हैं। मोदी ने किसी को नौकरी दी नहीं, एक नौकरी दे दी, घर के बच्चे दिन में साढ़ हाँकते हैं और जो है रात को जाकर के रात को खेतों में साढ़ हाँकते हैं। किसानों को 24 घंटे रोजगार दे दिया उन्होंने साढ़ हाँकने का और आवारा पशु हाँकने का। तो लोगों के जब पेट में भूख लगती है तो वो है ना कि लो अपना कंठी माला, मतलब जो है वो, तो भैया ये जो धर्म है, धर्म रखो तुम अपने पास, हमें चाहिए मतलब जो है ये जानो आवारा पशुओं से मुक्ति, हमें चाहिए ये जो है कानून व्यवस्था, हमें चाहिए यहाँ पर जो रोजगार, हमें चाहिए वो। और योगी जी ने जो गर्मी की बात कही, गर्मी निकाल देंगे, वो गर्मी का असर भी योगी कितना उल्टा पड़ रहा है कि वो जो है जब स्टूडेंट्स जो है मारे, जब पीटे गए यहाँ इलाहाबाद में, तो सब पूरे प्रदेश में स्टूडेंट कह रहे भैया डेमोक्रेटिक राइट में अपनी बात करने जाओ, गर्मी निकाल दी जाए। सर स्टूडेंट की गर्मी निकाल दी गई, सब जगह गर्मी निकाली जा रही, तो वो गर्मी मल्टीपल पर्सन। तो अभी वो मोदी जी आए, उन्होंने साइकिल बम बंधवा दिया, वो साइकिल तो कोई एजेंडा साइकिल बम बंधवा रहे वो नहीं चल रहा, उनकी गर्मी नहीं चल रही, उनका बुलडोजर नहीं चल पा रहा, उनके राम नहीं चल पा रहे, उनके कृष्ण नहीं चल पा रहे, उनका कॉरिडोर नहीं चल पा रहा, तो कहां पर उनका एजेंडा चल रहा है धर्म का? ठीक है, उनके पास मशीनरी है, सब कुछ है, सारा कुछ, मैं ये बात मानता हूं कि पैसा बहुत है, वो पैसे की बिल्कुल मतलब उत्तर प्रदेश में वो पैसे की बिल्कुल जो है कारपेट बम्बिंग किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा पैसा। जनता के बम्बिंग के आगे चल नहीं पा रहे हैं, वो चल नहीं पा रहा है। जी 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 जी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है मैं कम से कम मतलब मैं 22 जिले घूमने के बाद, 50 कॉन्स्टिट्यूंसी घूमने के बाद, सहारनपुर से लेकर के गाजीपुर तक घूमने के बाद, इधर जो है झांसी तक घूमने के बाद, और इधर अभी 3 दिन पहले मैं इधर जो है ये श्रावस्ती और बहराइच घूम करके सब करके आकर के तब मैं ग्राउंड में लोगों से बैठ के बातचीत करके सब कुछ करके सारा करके ये सब तो हम बैठा हूँ।
तभी आज बैठे हैं। बैठ करके उस आधार पे ये बात कह रहा हूँ। अगर केवल मैं लखनऊ में बैठ करके लोगों को, जो फील्ड में लोग घूम रहे हैं उनके कमेंट सुन करके और कुछ लोगों से बातचीत करके कुछ जिलों में अगर हम अपनी राय बनाते तो हम दूसरी जगह खड़े होते। हम खुद गांव में घूम करके, हम लोगों से मिल करके, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द सोसाइटी लोगों के साथ बातचीत किया है। ऐसा नहीं कि जो है हमें चुनाव गेज करना आता है कि अगर एक गांव में घुस रहे तो आप एक जात के साथ बात करिए, दूसरे गांव में घुसे दूसरी जात के साथ बात करिए, तीसरे गांव में घुस कर तीसरी जात के बाद एक दर्जन गांव घूम लीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी के, आप पूरे प्रदेश कॉन्स्टिट्यूंसी की हवा बता देंगे, जीत रहा कि हार रहा। जी जी, नित्यानंद जी आप मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा, हाँ जी बताएं। नहीं, देखिए मैं सर की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि देखिए उसका कारण पहले मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हम जो 4 लोग यहाँ पे हैं, हम लोगों का मकसद एक ही है, हम लोग जो चाहते हैं वो हमारा मकसद एक है। लेकिन सर कहने की बात का मैं सम्मान करता हूँ, सर अपनी जगह सही कह रहे हैं। लेकिन कुछ, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मेरे कुछ साथी जो कैरावान में काम करते हैं, और एक मिनट हुआ क्या ना कि मैं मेट्रो के बाहर बैठा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी मैं सड़क पर ही हूँ, मैं लोगों से बात आज भी कर रहा था। तो मैं आपको ये कह रहा था कि दिक्कत ये है कि जो सर कह रहे हैं अपनी जगह पे सही है, सर भी घूमे होंगे, हम लोग भी घूम रहे हैं, और वो आप जानते हैं उसको सुनील कश्यप को जो कैरावान के लिए कर रहा है, अभी भी वो हरप्रीत सिंह बल के साथ वहाँ गए हुए। और मतलब मैं अपनी इच्छा बता दूं कि मान ली मैं एक वोटर हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि ये बीजेपी की सरकार आज ही निकल जाए। मैंने पहले लिखा भी था, आपने लिखा भी था, मैंने कहा जितने ओबीसी के एमपी हैं वो सारे रिजाइन दे दे, मोदी सरकार आज ही जाए, ठीक है। मेरी पर्सनल जो सर कह रहे हो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, हम भी नहीं चाहते। जैसे ऋचा जी से मेरी बात हुई, चाहना और एक अलग बात है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी। हाँ जी, सर कह रहे अब देखिए आज ऋचा जी ने जो किया है उसको हमको मालूम है कि पंचायत इलेक्शन में इसने क्या किया बीजेपी ने, ठीक है। बिहार में भी जो पोस्टल वो बैलेट थे उनकी गिनती कैसे हुई और कैसे सर्टिफिकेट दिए गए, ये भी आपने देखा। जो सर कह रहे वो चीज ठीक है, लेकिन देखिए मेरी बहुत बड़े मैं नाम लेके बता रहा हूँ, मेरी बहुत बड़े पत्रकारों से बात हुई, अनंत स्वरूप वर्मा जी से बात हुई, अभी हाल ही में हम लोग जब गए थे सादतपुर 3 दिन पहले मेरी बात हुई, और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी की नहीं आ रही। मैंने ये भी मान, लेकिन जो मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ, ग्राउंड की रिपोर्ट जो है, जैसे जो जातिवाद की बात कर रहे हैं सर, मंदिर का मसला भी नहीं, मंदिर का मसला 2024 में आएगा भाई साहब, क्योंकि आप देखिए कि वो राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है, वो यूपी का मुद्दा नहीं बनने वाला है। यूपी में जिनको जातिगत वो जातिगत वोट उसमें देंगे ही देंगे, लेकिन जो फ्री राशन है उसमें उनको नहीं मालूम है कि अभी किसको बंद होने वाला है फ्री राशन वाला। ये कि पश्चिमी यूपी में जहाँ सबसे ज्यादा मतलब किसानों का वो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ टिकट आप देखेंगे किस तरह से घेरा गया था, उसमें भी जाती है समय, मतलब अब मतलब कि संगीत शोम और ये लोग गायब है, लेकिन जो बालियान का और इसका राकेश का एक साथ जो इंटरव्यू हुआ था, दोनों का जो लिया गया था, उन दोनों ने गठबंधन, उन्होंने कहा कि भाई अरे कोई बात नहीं, भाई से मत लड़ाओ, कोई बात ना, हम आपस में कर लेंगे। हैं ये जो एक स्लैंग आता है, जो अब जाट बेल्ट का जो स्लैंग आता है ना, कहते हैं ना अरे कोई बात ना, आप खुद मुनीरका में रहे हैं हिम्मत जी, आपको मालूम है कि कहते हैं अरे कोई बात ना, अपना ही बाड़ा है। आपको मालूम है कि मुनीरका में ही पुलिस वाले नहीं आते, मुनीरका में अगर आपको पीट दिया जाए, मुझे पीट दिया जाए, पुलिस वाले हमारी और आपकी नहीं सुनते, वो उसकी सुनते जो चौधरी होता है, कहता है अरे क्या बात हो गई बेटा, ऐसे हो गए के। अब ये जो पुलिस में पूरे यूपी में जिस तरह का जो चीजें दी गई, मैं ग्राउंड चीजें आपको बता रहा हूँ, अपनी ओर से बना के नहीं बता रहा हूँ, मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि सर भी जानते हो चीजें करते, आप थाने में चले जाइए। आज जैसे ऋचा सिंह के साथ जो हुआ है वो सपा की है, वो सपा की कैंडिडेट है, उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर हुआ है, उनको चीजें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की चीजें बेईमानी तो कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट का बंटवारा उसमें पोलराइजेशन जरूर हुआ है। और ये चीज मैंने, आप मुझे खुद बताइए, 3 से लेके 70 पार करना बंगाल में बीजेपी के लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बंगाल को, मैं बंगाल से हूँ और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हाउ मतलब एक टाइम में ज्योति बसु बीजेपी को पोस्टर पार्टी बोलते थे, पोस्टर पार्टी, उनको मान्यता नहीं देते थे, आज वो 70 पार कर गए। मेरी चिंता उस बात को अपने प्रदेश को लेके, इसीलिए मेरी चिंता यूपी को लेकर। वो जो नहीं, उसके पहले क्या नाम है, मैं रोकना चाहता हूँ, गिल साहब ने उस पर चिंता जताई थी कि इतने के बावजूद, इतने
तमाम कहिए कि वर्स्ट कंडीशन देश की आर्थिक स्थिति से लेकर तमाम चीजों के बावजूद वो एक हिस्सा है जो एकदम डू और डाई की तरह बीजेपी के साथ खड़ा है, और वो चिंता का विषय है। ये तो जो समाज का जो हिस्सा इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, वो रास्ता दिखा रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को। और हम लोगों ने, गिल साहब ने भी पहले के तमाम एपिसोड में उन्होंने कहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है, और वो देख रहा हूँ कि आज अखिलेश भी उसको कबूल कर रहे हैं कि चुनाव जनता लड़ रही है, हम उसके साथ खड़े हैं। तो ये जो इतना बड़ा कहिए कि आमने सामने का जो माहौल है, ये कहीं आने वाले जो राजनीतिक जिस तरह के बड़े संघर्ष के। सर मेरा एक सवाल है, बाकी लोगों गिल सर और राजकुमार सर से एक सवाल है, बस अंतिम, फिर मैं निकलूंगा क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है कि मैं द्वारका में हूँ और मुझे मुंद्रिका पहुंचना है। मेरा एक सवाल है, मैंने खुद भी किया है, और मेरा सवाल है ये, मैंने 3 लोगों से सवाल पूछा। मेरे को एक बार मेरी टीचर ने ये पूछा था, मेरी क्लास टीचर थी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम बड़े वामपंथी बनते हो, तो वामपंथी होने के बावजूद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की क्या जरूरत थी? एक पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं कह के जा रहा हूँ, मैं भी एक छात्र हूँ, मैं कह के जा रहा हूँ कि जब मैं सुंदरबन पहुंचा, जहाँ पे कांति गांगुली, जो मेरा अपना क्षेत्र, मेरे पिताजी, मेरे आप इनको शायद मालूम नहीं होगा, मैं सर को बता दूं कि मेरे दादा SUCI में थे, मेरी परवरिश वहीं से हुई है ना, और मेरी पूरी परवरिश JNU में हुई है, तमाम जगह पे। आप मुझे बताइए, उसके बावजूद आज मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि, तो बोलते कि अच्छा, जैसे एक लड़के ने मेरे गांव में मुझसे कहा, आपको मालूम है बुलेट ट्रेन चल रहा है, तो बुलेट ट्रेन आने वाली है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तुमको क्या फायदा है? तो बोले कि, उसने बांग्ला में मेरे से एक शब्द बोला, देशेर ঐশ্বর্য, मतलब देश का गौरव। तो मैंने कहा कि उस गौरव से तुमको क्या लाभ है? तुम तो बेरोजगार हो, तुमको नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे बाप को नौकरी जिस राज्य सरकार ने, ममता बनर्जी ने, तुम बुलेट ट्रेन क्या करोगे? तो आपको पता है उसने क्या बोला? आप एंटी बीजेपी है क्या? आप मुझे बताइए, इसका मैं क्या जवाब दे? मैं गाँव की बात बता रहा हूँ, एकदम सही बात है। हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है सर। लेकिन एक चीज, आप चूंकि बाहर खड़े हैं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि इन तमाम कॉर्पोरेट की कहिए कि बहुत बड़ा मतलब पैसा बह रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, तमाम उसके मीडिया है, उसके बावजूद ये जो बंगाल से जो खेला होबे से लेके और आज उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होने की स्थिति में आ गया है मामला, तो जनता तो को क्या लग रहा है कि केवल कुछ अपर कास्ट के लोगों का जो जिसके लिए वो कह रहे थे गिल साहब कि वो खड़ा है बीजेपी के साथ, चिंता का विषय वही है। तो वो जो अपर कास्ट, हाँ जी, मैं जनता के साथ हूँ, और मैंने आपको पर्सनल बता दी कि मैं चाहता हूँ कि सरकार आज गिर जाए। मैं तो नहीं चाहता, मैं पत्रकार के रूप में बता रहा हूँ, मैंने अपनी वो बता दी कि मैं नहीं चाहता, मैं इनके खिलाफ हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो ग्राउंड में वो मेरे को चिंता, मतलब उससे मुझे चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए, स्वाभाविक है, ठीक है ना? जी, ठीक है। तो सर मैं कुमार जी, मुझे ट्रेन पकड़नी है, मैं ट्रेन पकड़नी, मुझे कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद जी, और आगे मेरा सलाम, और मैंने कुछ गलती की तो ठीक कीजिएगा, एकदम शेयर की है, ठीक है सर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हाँ जी, राम कुमार जी। हाँ, मतलब मैं जो बात कह रहा था कि जो अभी जो कहा नित्यानंद जी ने, मैं अब शुरू वाली बात उन्होंने सुनी नहीं थी, जो बात की पहले, जो बीजेपी को पहले 2014 में, 2017 में, 2019 में उनको समर्थन मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। वो हिंदुत्व के ऊपर भी मिला, देश के गौरव के ऊपर मिला कि मोदी जी आए हैं, पता नहीं देश का क्या कर देंगे। उत्तर भारत की हिंदी पट्टी किसी को पता नहीं था कि गुजरात कितना वाइब्रेंट है, कितना मतलब जो है उसकी हालत जो पंचर है, वो वाइब्रेंट गुजरात लेकर के, और लोगों को ऐसा कुछ लगा कि देश के अंदर तुरंत गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा कुछ सोच करके लोगों ने वोट दिया था।
जो बात पूरी तरीके से, और जिसमें हिंदुत्व का लबादा भी था, राष्ट्रवाद भी था, उसमें सारी चीज थी, उसमें सब कुछ था, उसमें बहुत सारी चीजें थी। अब जब मैं एक बात कह रहा हूं कि जो उस समय हिंदुआईकरण जो जातियों का हुआ था, पिछड़ी जातियों का, दलितों का, तमाम हिंदुआईकरण हुआ था, वो हिंदुआईकरण से वापस फिर मंडलीकरण हो रहा है। और उसमें अक्रॉस दी सोसाइटी जो वोट इनको पड़ा था, वो अक्रॉस दी सोसाइटी इनके अगेंस्ट वोट जा रहा है। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं, तो उसका मतलब ग्राउंड की रियलिटी एक दूसरे तरीके से जा रही है और ये वोट में दूसरे तरीके से कन्वर्ट होने जा रही है। उनकी चिंता जो मैं देखता हूं कि जो लोगों की चिंता होती है कि भाई कहीं जीत ना जाए, कहीं जीत ना जाए, बैलेट वोट कहीं इतने न कर लें कि बैलेट वोट्स को में फ्रॉड कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि जो ओल्ड एज के लोगों के वोट जो है वो घरों पे वोट कराने गए उसमें खेल कर लें। खेल करने के 100 रास्ते उन्होंने बनाए हैं, लेकिन अगर जनता का विरोध इतने बड़े पैमाने पर खड़ा हो जाता है तो आप खेल 1-2% ही बना सकते हैं, लेकिन 100% खेल आप नहीं बना सकते हैं। 100% खेल जो है आपके खिलाफ चला जाएगा। अब जहां जहां चुनाव हो गया है, हर जगह चुनाव के जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए, जहां पर मशीनें रखी गई हैं, स्ट्रांग रूम के चारों ओर लोग टेंट लगा करके समाजवादी पार्टी के और सब पार्टियों के लोग पड़े हुए वहां पर रखवाली कर रहे हैं। 8-8 घंटे की ड्यूटियां लगा रखी सबने वहां पर जो है। और हर जिले में मतलब जो है हजारों की 100-200 नहीं हजारों की तादाद में लोग स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, कहीं वहां खेल न हो जाए, कहीं उस तरीके। तो वो पार्टियां जिनको सत्ता करनी है उनको भी पता है कि हमें कहाँ कहाँ देखभाल करनी, कहाँ कहाँ नहीं करनी, कहाँ कहाँ ये क्या कर सकते हैं। मशीनों में भी खेल होगा तो क्या खेल होगा, कितना खेल होगा, बंगाल में ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो ये सब प्लस वोट हो रहा, हर बार ये माइनॉरिटी वोट बढ़ता था उत्तर प्रदेश के अंदर, और कभी भी ये एक मुश्त नहीं गया। ये जो बंगाल और बिहार के 2 चुनावों का जो एक माइनॉरिटी के अंदर डिस्कशन है कि हमारे पास 2 मॉडल है, बंगाल एक बिहार है। बिहार में हमने अपना नेता बनाने की कोशिश किया, हमने बीजेपी को वहां पर मतलब जो है स्थापित कर दिया। बंगाल में हमने अपना नेता बनाने की कोशिश नहीं किया, वहां पर इन्हें हमने भगा दिया। उत्तर प्रदेश में सेम वो कर रहे हैं कि हमें अपना नेता नहीं बनाना है। दलितों का मेजॉरिटी वो जा रहा है कि डेमोक्रेसी बचाना है, अपने नेता की मतलब हाथी कूद छोड़ दो कुछ समय के लिए, फिर बाद में पकड़ लेना। अपने नेता को कभी भी हम मजबूत बना लेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी बचेगी तब जब लोगों के अंदर इस लेवल की चेतना, इस लेवल की जब बहस, इस लेवल का जब डिबेट लोगों के अंदर हो जाए। महिलाओं के अंदर के बच्चों के एजुकेशन सिस्टम, बच्चों को शिक्षा से बाहर किया जा रहा है, बच्चे मेरे करेंगे क्या, ये नौकरियां नहीं मिलेंगी इनको, कुछ इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, इनका सब कुछ हो रहा, और ये सरकार जानबूझ करके पूरी चीजें कर रही। और टीचरों की भर्ती इसलिए भी नहीं कर रही कि हमारे बच्चों को पढ़ाना न पड़ जाए स्कूल। जब इस तरीके की इंटरप्रिटेशन गांव की जनता करने लग जाए, जो जिसको हम पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में अपने तरीके से हम उसको क्लास, कास्ट, इन तमाम तरीके के डेफिनेशंस में हम बदल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उसको अच्छे तरीके से मुलम्मा चढ़ा करके एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में भी हम लोग इसको डाल सकते हैं। लेकिन मैं जो ग्राउंड रियलिटी जब इस तरीके की बात होती है, तो वो जो नित्यानंद जी बात कह रहे थे, उनका डर ठीक है, स्वाभाविक डर है, और वो डर में मतलब ये डर होता है ना कि हम तो बात करें कहीं ऐसा न हो आ जाए, हमें ये डर है ही नहीं। अब हमें ग्राउंड रियलिटी देख करके ये डर खत्म हमारे अंदर। वो कह रहे थे आनंद स्वरूप वर्मा 150 सीटें कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ 100 अंडर 100 भाजपा आ रही उत्तर प्रदेश के अंदर, अंडर 100 भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर है, अंडर 100 है आज की तारीख में जो चुनाव हो रहे हैं। कई जिलों में तो उनका खाता नहीं खुलने वाला है। मतलब जो लोग कह रहे थे कि लहर है इनके खिलाफ, हालांकि बहुत लोग मान नहीं रहे हैं, अंडर करंट मान रहे हैं, तमाम चीजें हैं, वो लहर तो है, दिख रही है। करंट जो होता है वो दिख जाता है, करंट जो होता है वो दिख जाता है। जी 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 गिल साहब, एक जो मुझे थोड़ी सी मतलब जो रियलाइज हो रहा है तमाम लोगों से बातचीत करके कि कुछ मुद्दे हैं जैसे सांड चढ़ गए, या रोजगार का मसला है, या अपने घर से थोड़े दे रहे हैं, जो राशन की बात हो रही है अपने घर से थोड़े दे रहे हैं, इन तमाम जो उसके खिलाफ एक प्राउड हिंदू होने का जो एक फीलिंग ले आ दी गई थी,
या एक एक और चीज था कि टाइट कर दिया, भले हमें वो कर दिया, बर्बाद कर दिया हो, लेकिन बिरयानी वालों को टाइट कर दिया। अब क्या वाकई जनता जो है इनके तमाम झांसे से बाहर निकल के आ रही है, या अभी भी धर्म के नाम पे वहीं खड़ी है, बाकी जो आर्थिक मसले हैं उस पे उनके खिलाफ खड़ी है? मैं जैसे पहले कह रहा था कि एक शार्प डिवीजन हो गया है लोगों के बीच में। एक तरफ एक तबका उनके नैरेटिव को मानता ही नहीं है, उसके हर झूठ को जस्टिफाई करता है और किसी हालत तक जाता है जस्टिफाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। और दूसरी तरफ जो लोग हैं जो एक्सपोज हो गए हैं, जिन्होंने देखा कि रोजी रोटी हमारी ज्यादा जरूरी है, उसका एक सबसे बड़ा श्रेय मेरे ख्याल से इस दौरान जो एक आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन, उसको काफी जाता है। उसको काफी जाता किसानों के है। आंदोलन से फायदा हुआ कि लोगों में क्लैरिटी आई, कंफ्यूजन था लोगों के दिमाग में। अब जो कहते हैं ना वामपंथी, ये पंथी, वो पंथी, सब पंथी रहे हैं, सब पंथ में रहे, और पंथियों का कुछ नहीं होता है। लेकिन जनता सवाल है तो कि जब आप वामपंथी हो गई। जनता नहीं, वामपंथी तो हो गई। हाँ, जनता, जब तक जनता पंथ में नहीं आती, किसी पंथ को नहीं लेती, तब तक कोई पंथ काम नहीं करता। हाँ अपने घर हाँ। में किताबें पढ़ के बातें बोली जाए, अच्छी बात है, हिस्ट्री लिखने के लिए सही है, बट प्रेजेंट में नहीं काम करता है। और अभी क्या नहीं हो रहा है कि मैं जी। लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। लोगों ने बीड़ा उठाया है क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। साढ़ का जो मसला है, साढ़ गाय वगैरह वगैरह जो मसला है, ये एक सबसे बड़ी बात है कि जो गाय को लेकर जिसने ड्रामा किया है, जोगी ने खास तौर पर, और जो बाकी इनका एजेंडा था ही बीजेपी का, जो लोग जाके पीटते हैं गाय, गौ रक्षक और क्या क्या बना दिया है। इंसान की रक्षा नहीं होती, गौ रक्षक है। तो उसमें क्या गौरक्षक है जी। कि गौ रक्षक वाला काम जो है ये महंगा पड़ा, इसका इकोनॉमिक जी, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक इस कास्ट गौ जाता रक्षा है। करने के चक्कर में 25% संख्या बढ़ गई गौ की, जो बाहर घूम रही है, और वो एक साल में और 2 साल में और 50% बढ़ जाएगी। तो इतने गौवंश को कहाँ पालेंगे? ये पालना असंभव है, और उससे जो नुकसान होगा वो इकोनॉमिक नुकसान हुआ जबरदस्त ढंग से। तो उसकी इकोनॉमी, गौ रक्षा की इकोनॉमी ही ऐसा नहीं परमिट नहीं करती है कि इस धर्म को निभाया जाए। पहले जी। ये था कि अपने आप कुछ जो पशु थे वो अलग अलग इलाके में चले जाते थे जहां पर उनका इस्तेमाल हो जाता था। अब क्या है कि इन्होंने उसको रोक दिया। उस रोकने से क्या हो गया, जो गंदा पानी है हर एक जगह रुक गया, उससे और नुकसान होने लगा। तो लोग उसके इकोनॉमिक असर समझने का पता लगा है कि लोगों को कि भाई सब चढ़ गया हमारा गाँव, हमारा खेत, तो उसके लिए भाई वो गाय की पूजा कब तक करेगा? उसकी पूजा कब तक करेगा? जब पूजा जिसको कर रहे हैं वो खा जा रहा है, वो तो उसकी बात नहीं मानता है, भूखा नहीं रहेगा। तो ये जो एक मसला क्रिएट किया है, इससे क्या है कि इस तरह के जो काम करते हैं इनको बहुत नुकसान हुआ है उससे। जी, लेकिन सवाल एक है चीज कि मैं एक सवाल और अब मैं जानना चाह रहा हूँ। राम कुमार जी को भी शायद जम्हाई आ रही है, थके हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं, अभी मैं की तो जी मैं जी दिन जी। भर सोया अ, हूँ आज। अच्छा अच्छा। मैं दो चीजें हैं कि पहले स्लॉटर हाउस में जाते थे, जो एक्स्ट्रा कहिए कि जो हमारे पास पशुधन होता था, गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान टाइप का जो मसला था, ये भी एक धन के रूप में किसानों के पास हुआ करते थे। चाहे वो गाय हो, बछड़े हो, बकरियां हो, या जो भी पशुधन है, और वो आपके इकोनॉमिक स्रोत का हिस्सा हुआ करते थे। वो इकोनॉमिक स्रोत तो खत्म हो गया। तो वो आने वाली सरकार के लिए, जो भी सरकार आएगी, मसला तो वही रहेगा। यदि आप स्लॉटर हाउस में यदि भेजते हैं तो फिर धार्मिक भावनाएं उमड़ेंगी। तो इसका तरीका क्या हो सकता है आने वाले समय में कि मैं मैं जी इस, जी जी जी, थोड़ा सा इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक क्लैरिफिकेशन हाँ थोड़ा देना चाहता हूँ। इसमें बहुत जी बार जी। ये बात हो चुकी है, इसको एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि किसी स्टेट में, यूपी हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में कुछ हद तक, पर किसी बाकी स्टेट में कभी गौवंश नहीं कटता था, गाय नहीं काटी जाती थी। जो स्लॉटर हाउस है ये बंद किए गए हैं, ये स्लॉटर हाउस में भैंस और बकरी बकरा वगैरह कटता है, कोई गाय कटने का मामला नहीं था यूपी में। ये जो गाय का ऐसा था कि जब आप जो सरप्लस गाय है, तो मतलब अपने इकोनॉमिक लाइफ जी चुकी है, अब दूध नहीं देती है, वो किसी काम के नहीं है,
तो उस तरह के जो गाय, और दूसरे जो बैल का अब इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए जो मेल जो बच्चा था बछड़ा और गाय जो है, जो सरप्लस गाय है, वो ऑटोमेटिकली एक मार्केट थी उसकी। वो क्या है कि अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जाती थी यहाँ से बाहर, बंगाल की तरफ, केरल की तरफ और गोवा की तरफ। तो अपने आप वो एक फ्लो था, वो अपने आप वो क्या है कि एलिमिनेट हो जाती थी। कौन किसको मार रहा है, किस मारने की बात नहीं थी यहाँ पर, स्लॉटर हाउस शुरू करने की बात नहीं है। वो सिर्फ एक नेचुरल फ्लो था जो उसका, जो उस तरह की गाय का जहाँ मार्केट है, जहाँ भी मार्केट है, वहाँ वो अपने आप पहुंच जाती थी, उससे वो एलिमिनेट हो जाती थी, वो पहले बना रहता था। तो ये क्या है, गाय वाला मसला इस तरह का है। उसमें कोई नए स्लॉटर हाउस जो बंद कर दिया, झूठ बोलते हैं ये, जो स्लॉटर हाउस बंद किया इसमें गाय नहीं कटती थी। गाय काटना एक सीरियस जुर्म है बाकी सारे स्टेट्स में, बंगाल को। लेकिन जहाँ जहाँ खाया जाता है, केरल में, गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ तो खाया जाता है, ओपन है। हाँ, वहाँ बैन नहीं है, बैन नहीं क्लाउड स्लॉटर। आपके नॉर्थ ईस्ट में बैन नहीं है क्लाउड स्लॉटर, जहाँ से जीजू आता है, रिजू जो मंत्री है, वो भी गाय खाता है। तो सवाल है कि गाय का कहने का मतलब है कि गाय जहाँ पर बैन थी वहां पर स्लॉटर नहीं होता था। गाय का स्लॉटर करना एक हेवी कॉस्ट है उसका, और गाय का स्लॉटर यूपी पे करेंगे तो जेल जाएंगे बहुत। ये उसको स्लॉटर हाउस जो बंद करके एक नैरेटिव बिल्ड किया, स्लॉटर हाउस बंद कर दिया। स्लॉटर हाउस नहीं बंद किया, ये विजिलेंटे इन्होंने क्या किया कि उसका फ्लो रोक दिया, फ्लो रोक दिया। जी राम कुमार जी, आने वाले सरकार के लिए नहीं, जो गिल साहब ने कहा, जो योगी ने किया, सबसे जो खतरनाक किया कि यहाँ पर जो पशु मार्केट लगती थी, उसमें पशु मार्केट में जो अगर किसी को गाय जो लोग पालते थे, अगर उसमें बछड़ा पैदा हो गया तो लोगों को लगता था कि 4-5 हजार रुपए का हमारे पास धन आ गया, और वो जो है मार्केट में जाकर के वो बेच देते थे उसे। तो वो एक बेच के खरीद के ले जाना, सब कुछ करना, उसकी एक चेन बनी हुई थी। वो जाता कहाँ था, मतलब वो किसी को नहीं पता था, वो ट्रांसपोर्ट होता रहता था, अपना सब कुछ होता रहता था। आ करके सबसे पहले उन्होंने मार्केट को बंद किया। जब मार्केट बंद किया तो बैल किसी काम का नहीं है, और गांव में इनके आने के पहले सांड कुछ 1-2 होते थे, जहां लोगों की गाय वगैरह जब हीटेड हो जाती थी तो वहां ले जाते थे उस सांड के पास। अब साला घरों में घुसे जा रहे सांड, पूरे बुरी दुर्गत हो गई। तो अब लोग कोई जो है गाय पालना ही नहीं चाहता। सुबह गाय का दूध दुहा, उसका बछड़ा बांध लिया और डंडा मारा, चलती बनी गाय। शाम को फिर दूध देने आ गई, फिर डंडा मारा, फिर चलती बनी। तो गाय के जरिए जो लोगों की दूध की और प्लस उसकी जो सरप्लस इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी को ब्रेक कर दिया आपने, किसानों की, लोगों की इकोनॉमी को रोक दिया आपने। जो उनकी अर्थव्यवस्था में जब वो अनरिलेवेंट हो गई तो वो गैर जरूरी हो गई। अब गैर जरूरी का एक ही तरीका है। कभी योगी ने अभी कहा कि 900 रुपए स्टाइपेंड देंगे, जो लोग जो है गाय पालेंगे उनको 900 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो अब यहाँ मजाक उड़ने लग गया कि भाई गाय पालो, 900 रुपया वजीफा मिलेगा, गाय को जो है वजीफा दिया जाएगा 900 रुपये गाय का जो है। तो जो हर एजेंडा जब मजाक बनने लग जाता किसी का, तो कोई भी एजेंडे मजाक बनने लग जाता है। और दूसरा जो है वो अब जो है गाय आने वाले दिनों में वो गोबर नहीं करेगी, कुछ सोना टाइप उगलेगी। और यहाँ बीएचयू में कंडा पाथने की ट्रेनिंग दी जाने लग गई। बीएचयू में लिटरली प्रोफेसर वहाँ कंडा पाथने ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब कैसा मजाक बना रहे हैं, कैसे किस तरीके से कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर मजाके हो रही हैं, वो वहां पर कर रहे हैं। इनका एक ही तरीका है कि आप या तो मतलब इनकी जो आप अगर गौशालाएं बनाएंगे, गौशालाएं इकोनॉमिक रूप से जितना मतलब जो है ये महंगी है पालना, उतना आप गौशाला आप बना नहीं सकते। तो इनका एक ही तरीका है कि पुराने तरीके की मार्केट को स्थापित करना, और या फिर इस तरीके की चीजों को बनाना जिससे जो है ये इनकी जहां जहां जरूरतें हैं वहां वो चली जाएं, और जहां जरूरत नहीं है वहां पर लोग उनको जो पूछते हैं, पालते हैं, करते रहें। या फिर उसको राष्ट्रीय पशु बना दें, राष्ट्रीय पशु बना के उसके ऊपर एक राष्ट्रीय नीति बना दें। राष्ट्रीय पशु बना नहीं सकते, वह केंद्र बहुमत, तो राष्ट्रीय पशु बना दो, उसे राष्ट्रीय पशु बना करके उसके ऊपर कर दो। तो एक इंसान को पालने से ज्यादा आपको गाय और सांड पालने पड़ेंगे जो है इस देश के अंदर। और कुछ समय बाद इंसानों के और सांडों की संख्या लगभग बराबर होगी कि 125 करोड़ हमारे देश में जनसंख्या हो गई, पता लगा कि जो है 50,000 करोड़ हमारे देश में सांड हो गए। ऐसा कुछ आपको कंपेरिजन अपनी इकोनॉमी का बनाना पड़ेगा। तो ये मूर्खतापूर्ण इकोनॉमी को बनाने के लिए और इसको जो है धार्मिक एजेंडा बना, अब किसान खुद ही मतलब जो है इन गायों को मतलब जो है
जो गौशाला में जा रही, गौशाला में मर रही है, उनको खाने को नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, गौशाला में मर रही है। वो किसान खुद ही जो है इन्हें पकड़ पकड़ के ले जा करके और नहरों में इस तरीके से फेंक रहा है कि पुल पे खड़ा करके, और जो गहरी नहरें हैं नहरों में डाल दो, निकल ना पाए, ये जाके बह जाए या तो मर जाए। मतलब किसान खुद ही करने शुरू किए, जो हिंदू हैं वो खुद ही कर रहे हैं, तो उनको जो है वो कर रहे हैं। जब आप तार लगा रहे हैं खेतों में, तारों में फंस फंस करके मर रही, रोज जो है आप 100 किलोमीटर हाईवे पे चले जाइए, 10 गाय आपको मरी हुई पड़ी मिल जाएंगी। किसी भी हाईवे पे निकल जाइए, 10 आपको पड़ी मरी मिल जाएंगी। तो आप जो है इनकी व्यवस्था इस तरीके से धार्मिक आधार पे तभी तक वो जो है शोभा देती जब तक कि जो है उसका कोई उपयोग है इंसान की जिंदगी में, और ये बहुत अनुपयोगी है, अनुपयोगी जानवर। इसको मतलब जो है आप अब कृषि में कोई काम ही नहीं रहेगा इनका, कुछ वही नहीं रहेगा, तो आप करेंगे क्या उनका जो है? तो उनका एक ही तरीका है कि जो पुराना मार्केट सिस्टम था उसी मार्केट सिस्टम में वो जो है कोई स्टार्ट करे, और उसी मार्केट सिस्टम में वो जो है उसमें लोग पालना भी शुरू कर देंगे। लोग रिजर्व एक तरीके मतलब सही मायने में गोवंश को बचाना है तो जो तरीका था पुराना वही ले आना पड़ेगा। लोगों का अर्थशास्त्र उसके साथ नहीं जुड़ेगा तो क्यों बचाने लग जाएगा कोई? क्यों बचाएगा? यहाँ बाप को नहीं बचाता, बाप को बीमार पड़ जाए लोगों लगता ये बाप गैर जरूरी हो गया, अब इसको जितनी जल्दी हो जाए मर जाए, मर से जो है उसे मरघट पहुंचाओ। जब आज इंसान बाप को अपने नहीं पालना चाहता, जब अनुपयोगी हो जाता है परिवार को, तो ये गौ कौन पालने जा रहा भाई? ये तो पालेगा तब जो उसका इकोनॉमी उसके साथ जुड़ेगा, और जब तक इकोनॉमी नहीं जुड़ेगा तब तक वो नहीं पालेगा। लेकिन गोबर की इकोनॉमी से ले आ रहे हैं। जी जी हाँ। एक और बात है इसमें कि जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये जो मार्केट बंद करने के अलावा सबसे खतरनाक जो बात हुई, जो विजिलेंटे थे इनके गौ रक्षक, इन्होंने मार कटाई करना शुरू किया, इन्होंने मर्डर तक किया। वो तो पुलिस सक्रिय हो जाएगी, मार लठ इनको ठीक कर देगी, 2 मिनट तो घर बैठ जाएंगे। कहने मतलब है कि ये जो गौ रक्षक है जिनको छोड़ा गया था, और इनको कौन छोड़ा था? सरकार ने छोड़ा था गौ रक्षकों। इन्होंने बहुत कुछ किया, इनके चलते दूसरा एक और कारण हो गया, एक प्रॉब्लम एक और हो गया, जो स्लॉटर हाउस बंद किए हैं, इससे क्या हो गया है कि जो भैंस जो कटड़ा होता है मिल भैंस, अब वो क्या है कि बिक जाता था। अब वो भैंस का भी दिक्कत हो गई कि उसको बेचोगे कहाँ पर, वो कटड़ा बिकना बंद हो गया। अब कितने कटड़े को आप जोतेंगे गाड़ी पर, उतनी जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो बिक जाता था, भैंस का भी जो बच्चा है वो भी बिक जाता था, मेल जो भैंस का। अब वो भैंस तो अभी बिक रहा है। स्लॉटर हाउस बंद करने के चलते क्या हो गया कि उनका बिकने में दिक्कत हो गई। स्लॉटर हाउस था ना तो बिक जाता था भैंस का बच्चा, भैंस के लिए स्लॉटर हाउस था ही। ये जो स्लॉटर हाउस बंद किया है ये एक्चुअली असर किसी और चीज को, पूरी तरह से पूरा इकोनॉमी बर्बाद कर रही है, गाय भैंस। तो वो ये जो बंद करने के पीछे जो कारण था, कहीं एक खास समुदाय को सबक सिखाने के लिए भी तो था शायद। सबक तो सिखाना चाहते थे वगैरह वगैरह, पर उसका एक नैरेटिव बिल्ड करना सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम है, नैरेटिव बिल्ड करना। वो ऐसा खतरनाक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं। इसीलिए हम बात कर रहे थे, जब अभी बात कर रहे थे कि अभी जो इतनी बातें हुई डिटेल, हम लोग जान रहे हैं कि जीतने वाली बात अच्छी बात है, जीत रहे हैं अच्छी बात है, मगर सवाल है कि इसके बाद क्या अभी सोचना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं इसीलिए बोल रहा था, जो पॉलिटिकल पार्टीज को अब आने वाले दिनों में इन मुद्दों को उठाना होगा। देश बचाओ, संविधान बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, ये मुद्दा होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक सीरियस नहीं है इस मामले में। वो सोचती है हम भी आ जाएंगे, तुम भी आ जाना, हम भी आ जाना। ये हम में आने तुम में वाली बात नहीं है। सवाल है कि फांसीवाद आएगा कि नहीं आएगा, फांसीवाद आएगा कि हम आएंगे, ये सवाल होगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को और सीरियस होना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि ये जो बात है इस बार आपने हरा दिया तो, मगर वो फांसीवाद की ताकतें जो है वो अभी खड़ी है, उनको हराने के लिए एक लंबी लड़ाई है, जिसमें क्या है कि अपर कास्ट का भी एक तबका है जो आपके साथ आएगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी कुछ लोग समझेंगे, ऐसे ऐसे उनको समझ आया कि ये गलत हो रहा है। नहीं, अभी जिस तरह से बीजेपी के अलावा तमाम पार्टियों में भीड़ उमड़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से वो तबका भी है जो इस पूरे ये तो भीड़ उभर रही है। आज इलेक्शन है, इस इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, पर मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्शन नहीं, वो नहीं, जो गिल साहब कह रहे हैं, मैं गिल साहब की बात से सहमत हूँ कि ये जो इस भाई एक ऐसी विध्वंसक आइडियोलॉजी के पक्ष में लोग खड़े हुए हैं, तो आपको एक प्रो पीपुल एक आइडियोलॉजी को
मतलब जो है अभी चुनाव नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्होंने जितना नुकसान कर दिया है उसको आपको लड़ने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म एक प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। अभी सरकार बन जाएगी, आपके पास भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन वो नॉन पॉलिटिकल भीड़ कल दूसरे दरवाजे खड़ी हो जाएगी, कल तीसरे दरवाजे जाकर के खड़ी हो जाएगी। तो भाई यही भीड़ भाजपा की आधी भीड़ तुम्हारे पास आ गई है, यही भीड़ टूट के कांग्रेस के पास चली जाएगी, यही भीड़ टूट के कहीं। तो जो भीड़ है वो भीड़ का मतलब चरित्र जो सत्ता के साथ भागते हैं, तो उसके साथ साथ एक आइडियोलॉजिकल, जो गिल साहब की बात सही, एक आपके पास ऐसी ताकत जो सोशलिस्ट पार्टियों में पहले क्लास होते थे, जो उनके पास कैडर बिल्डिंग होती थी, जो उनके पास जो है नियम कायदे तमाम थे, उनको जो है तमाम किताबें बांधी जाती थी, और एक कहा जाता था कि जो अगला क्लास होगा, क्लास में लोगों को जो है क्लब होते थे। तो ये सब उन लोगों ने बंद करके भीड़ सब, हर आदमी भीड़ का नेता हो गया, हर आदमी लगता भीड़ तंत्र में आ गया है। तो जो गिल साहब की चिंता वो ठीक है, भीड़ तंत्र से आप लंबे समय की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, भीड़ तंत्र की थोड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर आपकी एक अपनी समता समानता बंधुत्व का अगर एक माहौल कायम रखना, संविधान की अगर इज्जत बचाए रखनी है, तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, और बाकायदे वो अपनी पार्टी लेवल पे जो आपने छोड़ दिया उसको तो पुनः स्थापित करना पड़ेगा। जी लेकिन एक चीज है कि जीत कर आ रही है, जीत कर पार्टी जी वो सब जी बिल्कुल उन्हीं की बात जनवाद का झंडा उठाया, जी जो बात उन्हें पता है कि गैर जनवादी है, ये गैर जनवादी है, ये फांसीवादी है, इनको साफ ओपनली बोलना होगा, ये छुपा छुपी नहीं, अभी तक छुपा जी। लेकिन अभी 1 घंटा 12 मिनट हो गया है और लंबा ना खींचे, इसलिए मैं यही इसको विराम देना चाहता हूँ। ये आशा हम तमाम दर्शकों से भी और तमाम जो इस वीडियो को देखेंगे उन सबसे उम्मीद करेंगे कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दूसरे की तमाम दूसरे जो मुद्दे हैं बेसबब के जो आने वाले एपिसोड में, उसके लिए भी हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, तमाम एक्सपर्ट से उनकी बात जानेंगे और क्या मैंने पर्दे के पीछे क्या क्या अंडर करंट क्या क्या चल रहे हैं, उस पे हम लगातार आपके साथ रहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं राम कुमार जी और गिल साहब, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार। बहुत सार्थक बहस और बहुत जो चल रहा है उसके अलावा भी बहुत क्या क्या दूसरी चीजें चल रही हैं। तीसरी की जनता को बहुत बहुत सलाम है कि वो अपने तरीके से शिक्षित हो गई है और वो शिक्षित होकर पॉलिटिकल पार्टियों को भी शिक्षित कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो जनता का अगुवाई है, अगुवापन है, वो केवल भीड़ ना हो, भीड़ से आगे एक बड़े डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क की ओर बढ़े। इसी उम्मीद के साथ हिम्मत सिंह विदा लेता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम।